जय गुरुदेव, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हार्टलैंड एरी। आज हम लोग फाइनली बात करेंगे सीरिया को लेके, सीरियन राउंड अप सो टू से बोल सकते हैं। स्पेसिफिकली किस पे बातें करेंगे कि सीरिया के साथ जो हो रहा है या जो हो गया वो आज का बात नहीं है। 1950 से 3 फेजेस में यूएसए ने ये किया है सीरिया के साथ। तो ये वो 3 फेजेस को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीरिया को समझने के लिए, ये पूरा चीज़ को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि ये इमीडिएट फ्यूचर में उस रीजन का क्या सीन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट डेवलपमेंट, बिकॉज मिडल ईस्ट बहुत पेचीदा जोन है, मिडल ईस्ट बहुत ही कम्प्लेक्स जोन है। और इस सीरिया का जो आज फॉल हुआ कुछ दिन पहले, उसके लिए सीरिया मिडल ईस्ट में पावर इक्वेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, शेयर एज मच एज यू कैन, नीडलेस टू से, पॉलिटिकल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए अपने नेटवर्क में। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं कि सीरिया में वेस्ट का जो इतना इंटरेस्ट है वो क्यों है, क्या दिखता है, क्या दिखता था और आज भी क्या दिख रहा है सीरिया में। सबसे पहले तो बात करेंगे लोकेशन और रिसोर्सेज का। सीरिया का लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन और सीरिया में क्या रिसोर्स है। लेकिन उससे भी पहले क्रेडिट, आपको तो पता है कि हार्टलैंड डायरी चैनल पे हम लोग जहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसको क्रेडिट देते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपना बोल के नहीं चलाते हैं। तो क्रेडिट जहाँ तक देने का सवाल है, इस वीडियो के क्रेडिट मेजरली 2 आदमी के पास जाएगा। वन इज़ रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के कोर टीम में है। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने 2016 में एक आर्टिकल लिखा था, एक ऐसे लिखे थे, वाई द अरब्स डोंट वांट अस इन सीरिया। तो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट्स में, आप पढ़ लीजिएंगे उसको। और इस नरेशन में एक और ऑथर को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, उनका नाम है मोइंस बंडेरा। मोइंस बंडेरा एक पॉलिटिकल, ब्राज़ील से एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन है। और इनका एक सुपर्ब बुक है जिसका नाम है द वर्ल्ड डिसऑर्डर, जो आप ज़रूर पढ़िए। उसको कहीं से भी जुगाड़ कीजिए, अगर पीडीएफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, अगर जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मोइंस बंडेरा का द वर्ल्ड डिसऑर्डर आपको पढ़ना चाहिए। ओके, कमिंग बैक टू सीरिया का लोकेशन। सीरिया का जो लोकेशन है, सीरिया का नॉर्थ वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी का एक बात है, मेडिटेरेनियन सी ओपन सी है और वहाँ पे सीरिया का 2 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। एक इज़ लटाकिया विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट सिटी ऑफ सीरिया, और दूसरा है तार्तुस। और सीरिया का ये मेडिटेरेनियन फ्रंट में सीरिया का क्या है, ओपन पोर्ट है, वार्म वाटर पोर्ट है, जहाँ से पूरा साल जहाज़ चलता है। पोर्ट 2 किस्म के होते हैं, वार्म वाटर पोर्ट एंड कोल्ड वाटर पोर्ट। कोल्ड वाटर पोर्ट साल में 6 महीना फ्रोजन रहते हैं। वार्म वाटर पोर्ट्स ओपन रहते हैं, क्लियर गेटवे है, और सीरिया से क्लियर गेटवे है यूरोप का, मेडिटेरेनियन सी का। इस पार में अफ्रीका और मिडल ईस्ट और उस पार में यूरोप, तो सीरिया से क्लियर गेटवे है यूरोप का। ये हो गया सीरिया का लोकेशन का जहाँ तक सवाल है। एकदम ब्रीफली सीरिया का एक और चीज़ है, सीरियन कोस्ट में देयर इज़ एस्टिमेटेड कि सीरियन कोस्ट लाइन में 122 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है। इट्स अ बिग रिजर्व। और 1.7 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। 122 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस, 1.7 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। और ईस्टर्न, इसको छोड़ के भी, मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन छोड़ के भी ईस्टर्न सीरिया में कुछ स्कैटर्ड ऑयल फील्ड्स है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन सिग्निफिकेंट तो है। ये है सीरिया का लोकेशन और रिसोर्स का मेन मुद्दा। और इसी के साथ हो जाता है यूएस का इंटरेस्ट शुरू। CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का सबसे पहला, बोल सकते हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे पहला ओवरसीज इंटरफियरेंस के जगह हो जाता है सीरिया। CIA क्रिएशन हुआ था 1947 में। 1947 के क्रिएशन के कुछ ही महीने बाद से CIA का इंटरेस्ट शुरू हो जाता है सीरिया में, और 49 में सीरिया में उसका रेजिम चेंज कर देता है। सीरिया का प्रेसिडेंट उस वक्त जो था, उनका नाम है शुक्री क्वातली। शुक्री क्वातली को हम लोग फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सीरिया बोलते हैं। और यूएस का तब प्रेसिडेंट था हैरी ट्रूमन। तो सीरिया का था क्वातली और यूएस का था हैरी ट्रूमन। ट्रूमन का एक पेट प्रोजेक्ट था, उसका एक बहुत पसंदीदा कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन।
तो ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन का क्या था, सऊदी अरब से पाइपलाइन ओरिजिनेट करेंगे, इराक सीरिया होके लेबनान और सीरिया से मेडिटेरेनियन में ओपन हो जाएंगे वो पाइपलाइन, और वो पाइपलाइन ऑयल और गैस यूरोप को सप्लाई करेगा। ऐसा था प्लान। अब क्या हुआ, इस प्लान में प्लेयर्स कौन कौन से थे? इस प्लान में सबसे पहला प्लेयर था स्टैंडर्ड ऑयल न्यू जर्सी का, जो कि आज जिसका नाम है एक्सॉन मोबिल। दूसरा प्लेयर था स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, जिसका आज नाम है शेवरॉन। और तीसरा था टेक्साको। टेक्साको आज जो है शेवरॉन के एक पार्ट हो गया, लेकिन टेक्साको का बहुत एक इंटरेस्टिंग सा कहानी है, और वो ये है कि टेक्साको ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उस टाइम में हैम्बर्ग में, जर्मनी में हैम्बर्ग में नाजी के लिए एक ऑयल रिफाइनरी कॉन्स्ट्रक्ट किया था, जिससे लुफ्टवाफे को फ्यूल मिलता था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो टेक्साको का नाजी कनेक्ट भी आ जाता है। फिर आगे क्या हुआ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था, यूएस ने 2 CIA एजेंट, एक का नाम था माइल्स कोपलैंड, एक का नाम था स्टीफन मीड, ये दोनों को भेजा 1947 में कुआतली को कन्विंस करने के लिए कि भाई हमें पाइपलाइन चाहिए। कुआतली ने क्या किया, बात सुनने के बाद उसने पाइपलाइन सैंक्शन नहीं किया। खेल वहीं से शुरू हो गया व्यूअर्स। तो खेल क्या हुआ, मीड और कोपलैंड ने एक ब्रिगेडियर जनरल को आइडेंटिफाई किया, वो करप्ट था, उसको पैसा खिला के करप्ट और भी करप्ट करने का चांसेस था, तो कोपलैंड एंड मीड टुक दैट चांस। ये ब्रिगेडियर जनरल का नाम था हुस्नी अल-ज़ाइम। अल्जाइमर याद रखिएगा, अल्जाइमर डिजीज, तो आपको अल्जाइम याद रहेगा। तो हुस्नी अल-ज़ाइम वाज द ब्रिगेडियर जनरल, जिसको ये लोग पैसा खिला के राजी कर दिया कि गवर्नमेंट चेंज करेंगे। ट्रूमैन ने क्या किया, ट्रूमैन ने ये इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया टू इंस्टॉल अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, और अल-ज़ाइम ने कुआतली को 1949 में हटा दिया। लेकिन उसका किस्मत ही ऐसा है, वो भी खुद टिक नहीं पाए, 4-5 महीने बाद वो खुद हट गए। तो 1949 से लेके 1955, 7 साल, 49 से 55, 7 से 8 साल सीरिया में एक केओटिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन था। उसके बाद 1955 में कुआतली फिर से पावर में आ गए सीरिया में। 1955 मतलब तब कोल्ड वॉर फुल स्विंग पे चल रहा है, तो सीरिया बन गए नॉन अलाइंड। तब अमेरिका का प्रेसिडेंट था आइजनहावर, क्योंकि वो नॉन अलाइंड बन गए तो आइजनहावर को हो गया गुस्सा, ऑपरेशन फिर से चालू हो गया। तो उस टाइम में क्या था, ओपन था कि यार हम लोग एक बिजनेस प्रपोजल था, हम लोग एक पाइपलाइन बनाएंगे, तो उसमें तुमको हम लोग के साथ आना है। इसने ना बोला, उसने रेजिम चेंज कराने के लिए लग गए। 1955 के टाइम में, आइजनहावर के टाइम में प्रॉब्लम क्या था कि सीरिया नॉन अलाइंड है, तो नॉन अलाइंड मतलब ज़रूर रशिया के कैंप में होंगे, सोवियत यूनियन के कैंप में होंगे, तो कम्युनिज्म हटाने के नाम पे ऑपरेशन चालू। तो ये उस टाइम का पहला ऑपरेशन था, जिसका नाम है ऑपरेशन स्ट्रगल। ऑपरेशन स्ट्रगल हुआ था 1956 में, जो फ्लॉप हो गया। उसके बाद उस ऑपरेशन स्ट्रगल को रीवैम्प करके उसका नया नाम रख के ऑपरेशन वेपन नाम रख के 1957 में फिर से किया था एक ऑपरेशन। ये सब रेजिम चेंज का ऑपरेशन था, जो फिर हो गया फ्लॉप। फाइनली यूएसए ने टेम्पररीली वहाँ से थोड़ा डिफीट एक्सेप्ट करके वहाँ थोड़ा साइलेंट हो गया, हट नहीं गया, थोड़ा सा साइलेंट हो गया। इस बीच में इसके बाद क्या हुआ, सीरिया इजिप्ट के साथ बन के यूनाइटेड अरब रिपब्लिक नाम का एक यूनियन तैयार किया, और हफेज़ अल असद, जो कि अपना बशर अल असद के पिताजी है, वो बन गए सीरियन लीडर। और हफेज़ असद के साथ यूएसएसआर का अच्छा रिलेशन था, तो हफेज़ असद ने क्या किया, टारतूस में सोवियत यूनियन को एक नेवल बेस दे दिया। और ये 50s-60s डेकेड में यूएस का फोकस भी ना तब, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा था, गैस निकल रहे थे, ऑयल निकल रहे थे, वार्म वाटर पोर्ट दूसरे एंगल से, पर्शियन गल्फ से, तो ये प्रायोरिटी थोड़ा बैक सीट में आ गया। और क्योंकि 50s-60s में इजराइल और अरब का प्रॉब्लम तब फुल स्विंग में चल रहा था, तो इजराइल का जो इशू है वो यूएस के सामने आ गया। और क्योंकि हाफिज असद का इजराइल के साथ इशू था, क्योंकि हाफिज असद जो थे वो पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करते थे और पैलेस्टीनियन को फेवर करते थे, तो हाफिज असद के साथ इजराइल का जो प्रॉब्लम था उसके लिए यूएस का भी, क्योंकि इजराइल का प्रॉब्लम है तो यूएस का भी तो प्रॉब्लम होगा। तो सेकंड इनिंग्स में इजराइल को लेके सीरिया के साथ प्रॉब्लम चालू हो गया। आ जाते हैं 1982 में। 1982 में हामा में, सीरिया का एक शहर है हामा में एक रिवोल्ट हुआ। असद ने उसको बुरी तरह से क्रश किया। इट वॉज अ वेरी ब्लडी रिवोल्ट। मोइंस बंदेरा का ये मानना है, जिनका नाम मैंने पहले बताया,
ये जो रेवोल्यूशन था ये यूएस और टर्की ने मिलके किया था, और ये पॉसिबल भी था बिकॉज ये रेवोल्यूशन आज एक्सेप्टेड फैक्ट है कि ये रेवोल्यूशन मुस्लिम ब्रदरहुड का बैक किया हुआ रेवोल्यूशन था। सो 70 से लेकर जो सीरिया प्रो यूएसएसआर और एंटी इजराइल और एंटी यूएसए था, वो ट्रेडिशन कंसोलिडेट होते गया, क्योंकि यूएस का भी दुश्मनी कम नहीं हो रहा था सीरिया के साथ, और सीरिया का भी जितना भी मतलब अपना जो एफिलिएशन है, जो कि सोवियत यूनियन के साथ बोलिए, नॉन अलाइन बोलिए, यहाँ से जितना एग्रेशन आ रहा है इसका रिलेशनशिप उतना कंसोलिडेट करते जा रहा है। और इस बीच में असाद सीनियर के जगह पे असाद जूनियर आ गया, हफेज़ के जगह पे बशर अल असद आ गया। लेकिन सीरिया का जो वर्ल्ड व्यू था मोरलेस 70 से लेके 50-60 से लेके 70 से लेके एक रह गया इस बीच में। लेकिन सीरियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लाए। आपको ये सुनने को मिलेगा, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज़्यादा ध्यान दें तो असाद गवर्नमेंट वॉज अ करप्ट गवर्नमेंट, इट वॉज दिस, इट वॉज दैट, वहाँ पे बहुत करप्शन था। वो तो था। देखिए, मिडल ईस्ट में या एशिया में बहुत जगह में आपका गवर्नमेंट में करप्शन तो इज़ अ गिवन। बिना करप्शन गवर्नमेंट नहीं होता है। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इसमें हम नहीं जाते बिकॉज ये डिस्कशन का आज के डिस्कशन का पार्ट नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि इट वॉज अ करप्ट गवर्नमेंट, इट वॉज अ फ्यूडल स्ट्रक्चर। लेकिन कद्दाफी और सद्दाम के जैसा असद भी ये करप्ट गवर्नमेंट के थ्रू जितना भी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप है उसको कंट्रोल में रखे थे। जैसे सद्दाम हुसैन था, और सद्दाम हुसैन जाने से पहले बोल के गया कि तुम जो हमको हटा रहे हो, मेरे जाने के बाद इराक से जो निकलेगा तुम उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। कद्दाफी भी वही बोल के गया कि आई एम द पर्सन हु इज कीपिंग योर इस्लामिस्ट एट बे। मैं नहीं रहा तो यूरोप को पूरा इन्फिल्ट्रेशन से तहस नहस हो जाएगा। वही हुआ। सो सीरिया भी कुछ असद का जो रूल था, असद का जो रजीम था, वो भी कुछ ऐसा ही था। ये लोग थे तो ब्रूटल, ये लोग थे तो डिक्टेटोरियल, लेकिन ये लोग एक एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट, टेररिस्ट, रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट जो था उसको कंट्रोल में रखे थे। लेकिन अब अच्छी बात बोलते हैं कि ठीक है यार, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बोल दिया करप्ट है, ये है, वो है, वो तो ठीक है। लेकिन सीरिया का जो अगर आप जीडीपी देखेंगे, सीरिया का 1948 में जीडीपी वाज $40 बिलियन, $40 बिलियन इन 1980। और 2010 में सीरिया में यूएस ने बराक ओबामा के थ्रू यूएस ने इंटरवेंशन चालू किया था 2011 में। तो 2010 में ठीक उससे एक साल पहले सीरिया का जीडीपी पीक किया था $252 बिलियन। सो फ्रॉम 40 बिलियन टू 252 बिलियन। सीरिया का जो इकोनॉमी साइज था, सीरिया का इकोनॉमी साइज वाज कंपेरेबल टू स्लोवेनिया। स्लोवेनिया इज़ अ फर्स्ट वर्ल्ड यूरोपियन कंट्री। सीरिया का जो इकोनॉमी था वो लगभग स्लोवेनिया का साइज का था। सीरिया का पर कैपिटा इनकम वाज मोर देन एंटायर साउथ एशिया। साउथ एशिया मतलब अपना इंडोनेशिया एंड मलेशिया एंड ऑल ऑफ दिस प्लेसेस। और ये साउथ एशिया का जिस बेल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट इज़ नोन टू बी अ वेरी प्रॉस्परस बेल्ट। इट हैज़ गॉट अ वेरी सॉलिड, वेरी स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इकोनॉमी, इज डूइंग गुड। तो लेकिन फिर भी सीरिया का जो पर कैपिटा था वो इट वाज मोर देन साउथ एशियन एवरेज, साउथ एशियन पर कैपिटा। सीरियंस अरब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थे। दे वर मोस्ट हाईली एजुकेटेड इन द अरब वर्ल्ड। सीरिया का जो मिडिल क्लास था वो दैट वाज द वेल्दिएस्ट मिडिल क्लास। सीरिया में बहुत हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ थे। सीरिया का बहुत ही एडवांस फार्मर रिसर्च एंड इंडस्ट्री था, जो कि ओपन वर्ल्ड में दूसरा जगह का फार्मर रिसर्च एंड एडवांस फार्मर रिसर्च इंडस्ट्री को कंपटीशन देता था। इसको छोड़ के असद ने क्या किया, प्राइवेट बैंकिंग को लीगलाइज किया। सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रखा। इन्होंने प्राइवेट बैंकिंग को लीगलाइज किया। इन्होंने फॉरेन करेंसी पे जो गवर्नमेंट कंट्रोल था उसको रिलैक्स किया। इन्होंने टैक्स लॉज और रेंटल लॉज पे चेंज आया, जो कि सिटीजन के कन्वीनियंस के लिए है। तो सीरिया वाज मेकिंग प्रोग्रेस। लेकिन लोकेशन और रिसोर्स पहले भी प्राइमरी रीजंस थे, और तब भी प्राइमरी रीजंस रह गए 2010-11 में। और ये मौका ना 2011 में मिल गया वेस्ट को। कैसे मिला? अरब स्प्रिंग के कवर में। अरब स्प्रिंग के को सामने खड़ा करके उसके पीछे से कवर मिल गया। अब अरब स्प्रिंग के बाद थोड़ा सा कर लेते हैं। मुझसे कोई पूछते हैं कि अरब स्प्रिंग नेचुरल था, ऑर्गेनिक था, या अरब स्प्रिंग ऑर्केस्ट्रेटेड था। देखिए, शुरू तो हुआ था नेचुरली। जो ट्यूनीशिया में शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग, वो नेचुरली था। वो एक जेन्युइन मूवमेंट था, और वहाँ का रिजल्ट भी पॉपुलर ओपिनियन को रिफ्लेक्ट ही किया। मूवमेंट जो चालू हुआ था उसके बाद इजिप्ट में बोलिए, बहरीन में बोलिए, सऊदी अरेबिया में बोलिए, कुछ हद तक ये सब नेचुरल था।
लेकिन ये मूवमेंट को बाद में हाईजैक कर लिया गया, जैसे इजिप्ट को हाईजैक कर लिया गया, इजिप्ट को हाईजैक किया मुस्लिम ब्रदरहुड ने। और तभी जाके ना वेस्टर्न कैंप में फाइनली ये रियलाइजेशन आया कि यार इसको तो हम भी कुछ कैपिटलाइज कर सकते हैं, इसको हम भी तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बाद बहरीन और कुवैत में जो अपराइजिंग हुआ, वहां को ब्रूटली नॉकआउट कर दिया गया। उसको आपको शायद पता ही नहीं, मेन स्ट्रीम में शायद कवर ही नहीं किया। बहरीन में भी पॉपुलर रेवोल्यूशन हुए थे, कुवैत में भी पॉपुलर रेवोल्यूशन हुए थे, कलर रेवोल्यूशन जैसा, अरब स्प्रिंग जैसा, जैसे इजिप्ट में ट्यूनीशिया में हो रहा था वैसे वहां भी हुए थे। लेकिन उसको इतना बुरी तरह से क्रश कर दिया और मीडिया को एकदम चुप रखा, किसी को पता ही नहीं चला। एट द सेम टाइम सीरिया और लीबिया में रेवोल्यूशन बनाए गए थे, उसको फेस्टर किया गया था, उसको बढ़ावा दिया गया था। तो एक जगह कुछ देश में रेवोल्यूशन को दबाया जा रहा है, कुछ जगह में रेवोल्यूशन को फेस्टर करे जा रहा है। जैसे यूक्रेन में किया, उसको बढ़ने दिया, मोर एंड मोर उसमें फंड्स डालने लगे सो दैट पीपल गेट मोर एंड मोर एजुकेटेड, पुशिंग इन मोर एंड मोर मनी, पुशिंग इन मोर एंड मोर एनजीओस, पुशिंग इन मोर एंड मोर मीडिया करके उसको बढ़ाते यूक्रेन फेल, लाइक दे डिड इन बांग्लादेश, द सेम वे दे डिड इन सीरिया एंड लिबिया। उल्टी तरफ ये जो है कुवैत और बहरीन है उसको दबा दिया। एनीवे, तो लिबिया तो गिर गया, कद्दाफी तो चला गया, आपको तो पता है, और सीरिया भी गिर जाते अगर रशिया बीच में नहीं आ जाता तो। अब जहां तक ये मैं कुछ देर 2 सेकंड पहले मैं बताया ना कि कुवैत में और बहरीन में दबाया गया और सीरिया और लिबिया और बांग्लादेश और यूक्रेन ये सब जगह में बढ़ाया गया, इसका कारण आप देखिए, इसका एक चीज़ देखिए, सिर्फ उस जगह पे सलाफी सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप प्रकट होने लगे जहां पे स्टेट लीडर्स वेर यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट में थे, जहां पे स्टेट लीडर्स यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ थे। लिबिया में यूएस के खिलाफ थे कद्दाफी यूनाइटेड अफ्रीका का एक ड्रीम सोच रहे थे। कद्दाफी उस टाइम में गोल्ड बैक एक करेंसी का, एक पैरेलल करेंसी का सोच रहे थे। कद्दाफी यूएस के खिलाफ थे, कद्दाफी को हटाया। असद यूएस के खिलाफ थे, शेख हसीना यूएस के खिलाफ थे। ये सब जितने भी है, विक्टर यानुकोविच यूक्रेन में यूएस के खिलाफ थे। ये जगह में ना आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सलाफी टेररिस्ट और ये सब आ जाता है, रेडिकल ग्रुप्स आ जाते हैं, गोली बारूद गोला गोली चलता रहता है। लेकिन जो यूएस के साथ है, जो क्लाइंट स्टेट है जैसे कि कुवैत और बहरीन, वहाँ पे आपको कभी कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं दिखेगा। वहाँ पे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे भी 10, 20, 100 आदमी, 200 आदमी, 2000 आदमी इकट्ठा हुए थे कुछ रेवोल्यूशन लाने के लिए, फिर उसको भगा दिया गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो हुआ था, दिल्ली में तो 3-4 दफ़ा हुआ था, जो भी हुआ था पूरा दुनिया का मेन स्ट्रीम मीडिया हेडलाइन बना दिया उसको। क्यों? क्योंकि यूएस को लगता है प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है न्यू दिल्ली में बैठा है, बीजेपी गवर्नमेंट, वो यूएस के साथ नहीं है, वो यूएस के अगेंस्ट में है। तो एनीवे, अगेन वो दूसरा टॉपिक है, उसमें कभी फिर बात करेंगे, आज नहीं। आज सीरिया को लेके बात करते हैं। इशू क्या था? सीरिया सोवियत यूनियन के फ्रेंडली थे, सीरिया बाद में रशिया से अच्छा रिलेशन रखे थे। सीरिया क्या था? सीरिया हैड मेजर कनेक्शंस विद ईरान, बिकॉज सीरियन जो लीडरशिप है, असाद फैमिली, दे आर अलावाइट शिया फैमिली, और ईरान इज शिया। तो ईरान के थ्रू और ईरान के साथ रिलेशनशिप के थ्रू सीरिया ने ईरान को प्रॉक्सी प्रेजेंस रखने दिया सीरिया में, और सीरिया के थ्रू लेबनान में, क्योंकि ईरान को अगर लेबनान को एक्सेस करना है तो सीरिया के थ्रू एक्सेस करना है। और लेबनान में ईरान का प्रॉक्सी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्ला है, और हिजबुल्ला पैलेस्टीनियन लोगों को सपोर्ट करता है। तो सीरिया क्या हो गया? सीरिया बन गया एक लैंड ब्रिज। तो ईरान का मिडिल ईस्ट में, या एटलीस्ट मिडिल ईस्ट का मेडिटेरियन रीजन में पावर प्रोजेक्शन करने के लिए सीरिया वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंड ब्रिज, क्योंकि सीरिया के थ्रू लेबनान पहुंचते थे ईरान का जितना भी जो कुछ भी था। तो सीरिया वॉज अ लैंड ब्रिज। और सिंस ये पैलेस्टाइन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ 1948-1950 उस टाइम से, फॉर सम रीजन ईरान डिसाइडेड टू बी द ठेकेदार ऑफ पैलेस्टीनियन इशू, जो कि मेरे समझ के बाहर है। मैंने इस पे एक आधा ट्वीट भी किया है। मैं इसमें एक किताब लिखने का भी प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि ईरान और इजराइल का जो दुश्मनी है, ये ऑर्गेनिक दुश्मनी नहीं है, ये इनऑर्गेनिक दुश्मनी है। तो उसको लेके बाद में बात करेंगे, तो फिर कोई बात नहीं। ईरान कुछ रीज़न के लिए पैलेस्टाइन इशू का ठेकेदार बन गया और इजराइल के खिलाफ चला गया। तो
ईरान के हिसाब से इसराइल को दबा के रखने के लिए सीरिया और लेबनान में कॉन्टैक्ट्स रखना और सीरिया और लेबनान में प्रोजेक्शन करना ज़रूरी था, और लेबनान में प्रोजेक्शन के लिए सीरिया बन गया लैंड ब्रिज। तो 2011 से 2015 जो सेकेंड फेज़ में सीरिया में इंटरवेंशन हुआ था, ये बराक ओबामा के टाइम में ये उसी के लिए इंटरवेंशन हुआ था कि सीरिया को अगर हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, असद को अगर हम लोग भगा सकते हैं, वहाँ पे अब हम लोग अगर अपना मन के हिसाब का कोई भी एक लीडर को बिठा सकते हैं, तो वो नया लीडर ईरान और लेबनान को अलग करके रखेगा, तो इजराइल को फ़ायदा होगा। तो ये चल रहा था बहुत अच्छा, लेकिन रशिया पुट अ स्टॉप टू दैट, क्योंकि रशिया ने 2015 सितंबर में आके जब बॉम्बिंग शुरू किया, तब आईसिस जितना भी फाइट कर रहे थे असद के खिलाफ, वो लोग सब इधर उधर स्कैटर होने लग गए। तो आईसिस कुछ इराक में भाग गए, कुछ टर्की में भाग गए, कुछ अफगानिस्तान में भाग गए। और गूगल पे अगर आप रिसर्च करेंगे कि रशिया ने क्या किया आईसिस को हटाने के लिए, तो गूगल आपको कुछ नहीं दिखाएगा। गूगल आपको सिर्फ बोलेगा अमेरिका ये किया, अमेरिका वो किया, अमेरिका ने आईसिस को डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारे आपको कहानियाँ दे देंगे। मतलब ये तो नहीं एक्सेप्ट करता है कि रशिया इज़ द वन दैट एक्चुअली फिनिश्ड आईसिस, लेकिन वेस्ट पॉइंट जो कि अमेरिका का एक एलीट मिलिट्री एकेडमी एंड आर्मी यूनिवर्सिटी है, वो ये मानते हैं, और उसका भी मैं लिंक आपको देता हूँ कि रशिया अगर नहीं आता सीरिया में, रशिया अगर इंटरवीन नहीं करता सीरिया में, तो आईसिस को भगाना नामुमकिन था। अभी चले आते हैं 2024 में। कुछ ही दिन पहले HTS नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि अलकायदा और आईसिस का ऑफशूट है, तो सीरिया को नॉर्थ वेस्ट टर्की के साइड से एंट्री करके कैप्चर कर लिया। और ये बहुत कम टाइम में हुआ, करीब 8-10 दिन में हो गया। और इस इंसिडेंट ने दुनिया के सारे एनालिस्ट को चौंका दिया, और सब एनालिस्ट ये मानते हैं कि हम लोगों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो यूएसए और टर्की मिलके 2011 से 2015, 2016 4-5 साल में जिसको कैप्चर नहीं कर पाए, वही सेम सीरिया को एक फ्रेंच टेररिस्ट ग्रुप सिर्फ 30,000 टेररिस्ट लेके कैसे अचीव कर लिए। 30,000 टेररिस्ट ग्रुप, टोयोटा पिकअप ट्रक, इम्प्रोवाइज्ड आर्मर्ड ट्रक, नॉर्मल आर्मर्ड ट्रक भी नहीं, स्टैंडर्ड मिलिट्री इशू आर्मर्ड ट्रक नहीं, इम्प्रोवाइज्ड आर्मर्ड ट्रक, जो कि मतलब उसके स्टैंडर्ड मिलिट्री इशू के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो सीरिया को कब्जा कर लिया। अभी सीरिया का हाल जैसा है वो कुछ ऐसा हो गया है कि सीरिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, मेडिटेरेनियन साइड, टर्किश साइड जो पार्ट है, उसमें टर्किश इन्फ्लुएंस जोन बन गया है। साउथ में इजराइल ने अपना इन्फ्लुएंस जोन बना लिया है, और ऊपर का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा जहाँ पे ऑयल फील्ड्स है, वो रह गया है यूएस बैक्ड कर्डिश रेबल के कब्जे में, SDF रेबल्स के कब्जे में। असद भाग गए हैं, प्रॉब्ली रशिया में है, प्रॉब्ली कहीं पे है, और उसका तो जब अपडेट आ जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो हेडलाइन न्यूज़ हो जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन असद भाग गए हैं। ये HTS जो ग्रुप है जो कि सीरिया को 10 दिन में ले लिया, वो टर्की के कंट्रोल में है, वो टर्की के प्रॉक्सीज है। सुनने को ये आया है कि HTS को कंट्रोल में रखने के लिए टर्की का डायरेक्ट एक्सेस HTS के बैंक अकाउंट के ऊपर है। वो जब चाहे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, जब चाहे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं, टू कीप देम अंडर कंट्रोल। र्यूमर्स तो ये भी आ रहा है कि HTS के बीच 2 फैक्शन है, एक हार्डलाइनर एक सॉफ्टलाइनर, लेकिन उसको लेके मतलब वो जब न्यूज़ पे आएंगे, वो जब क्रूशियल न्यूज़ पे आएंगे, तब उसको लेके बात कर सकते हैं। अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। टर्की अभी टारगेट करना चाह रहा है ईस्टर्न सीरिया को, जहाँ पे कर्डिश रेबल्स लोग बैठे हैं, क्योंकि टर्की के साथ कर्ड्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात हो जाता है कि कर्ड्स जो है उसको यूएसए का बैकअप है, और टर्की वो एरिया को जहाँ पे कर्ड्स बैठे हैं वो एरिया भी चाहता है। तो नेटो का 2 पावर, वन इज़ टर्की, वन इज़ यूएसए। सीरिया में वो लोग का थोड़ा सा इंटरेस्ट का अलाइनमेंट नहीं हुआ है अभी तक। तो ये भी हो सकता है कि कल को टर्की और यूएस अपने बीच एक प्रॉक्सी वॉर लड़ना शुरू करेंगे, हो सकता है। मैं जस्ट बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी क्या है। इसमें से क्लियर जो पोजीशन है वो इजराइल का है। इजराइल को लेबनान को ईरान से डिस्कनेक्ट करना है, इसीलिए इजराइल साउदर्न सीरिया में जितना भी हो सके घुस के अपना जोन बनाने का कोशिश में है।
और साथ साथ में सीरिया का जो नेवी एयरफोर्स है उसको जितना भी सीरिया का मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उस सबको इसराइल ने बॉम्ब फेंक के उसको एकदम ख़त्म कर दिया है। मतलब लिटरली एक ट्वीट उस दिन एक इजरायली एनालिस्ट का ट्वीट देख रहा था, उसमें वो मेरे को याद नहीं है नाम जेंटलमैन का, उसमें वो लिखा है कि सीरिया का जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको स्टोन एज में वापस कर दिया इसराइल ने। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन आ जाता है जो कि आपको सोचना चाहिए। इजराइल ने ये डिस्ट्रॉय किया, पता है क्यों? इजराइल ने सीरिया का जब भी देखा असद चला गया, सीरिया का कंट्रोल दूसरे के पास चला जा रहा है, वो पता नहीं HTS, HTC, नोकिया, मोटोरोला कौन आएगा, इजराइल ने इमीडिएटली जाके सीरिया का जितना भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है सबको ख़त्म करके चला आ गया। क्यों? क्योंकि कल को जो ग्रुप सीरिया में आएगा वो अगर किसी भी रीज़न एंटी इजराइल हो तो इजराइल को अटैक करने के लिए वो लोग के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी ज़ीरो रहेगा, तो इट विल बी ईजियर फॉर इजराइल टू टैकल देम। साथ में एक और पिक्चर सोच लीजिए, अमेरिका अफगानिस्तान से भाग गया आज से 3-4 साल पहले, जितना भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ था, जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हार्डवेयर था, सबको वहीं के वहीं रख के चला गया। इसका क्या मतलब हो सकता है कि चाहते थे कि वो वहाँ पे रहे और उसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। और इसी में मेरा एक वीडियो है जो मैंने पिछले कुछ दिन पहले रिलीज़ किया था कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इज़ अ स्कैम। उस वीडियो को अगर आपको मौका मिले या टाइम मिले तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। कमिंग बैक टू सीरिया, HTS का जो टेररिस्ट ग्रुप है वो अगर गवर्नमेंट बनाते हैं सीरिया में, तो सीरिया में जो माइनॉरिटी है, शिया, द्रूज, यजीदी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, ये सब खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ अ एब्सोल्यूट सुन्नी रेडिकल ग्रुप। और ये लोग साउंड बाइट के लिए कुछ भी बोल दे कि नो नो वी आर इंक्लूसिव, वी वांट ऑल रिलीजन्स टू बी देयर एंड ऑल, ये लोग प्रैक्टिस में कुछ नहीं करते, ये लोग प्रैक्टिस में वो सब करते ही नहीं है। तो जो माइनॉरिटीज़ है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, देयर इज़ गोइंग टू बी अनदर राउंड ऑफ पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट जो चालू हो जाएंगे, और ये फिर एक मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट पैदा होंगे जो मोस्ट प्रॉब्ली यूरोप के तरफ जाएंगे, जिसका मतलब है यूरोपियन यूनियन में इस्लामिज्म का प्रॉब्लम जो आज है वो अभी और बढ़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि एक नया पीरियड ऑफ केओस कैटलाइज होने जा रहा है अगले नियर फ्यूचर में फिर से, और ये फिर से मिडिल ईस्ट से ही आ रहा है। तो ये सब एनालाइज करने के टाइम में एलेक्स क्रेनर जो एक जियो इकोनॉमिस्ट है और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, सबसे पहले एलेक्स क्रेनर यूट्यूब में एक कोई इंटरव्यू में ये अपना जो एक सोच है, एक एंगल है, इसको एक्सप्रेस किया और ये सोचा कि ये जो सीरिया में इतना आसानी से 30,000 आदमी, क्योंकि सीरियन फोर्सेस में करीब करीब 2 लाख सोल्जर्स थे, और आजकल के दिन में तो ओपन फ्रंट पे वॉरफेयर नहीं होता है, ट्रेंच वॉरफेयर तो नहीं होता है रशिया यूक्रेन जैसा। आजकल के दिन में ज़्यादातर वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉर ज़्यादातर होते हैं अर्बन वॉरफेयर। अगर 30,000 आदमी है आपके आर्मी में, और अगर आप जिसके टेरिटरी में घुस रहे हो उसके अगर आर्मी में 2 लाख आदमी है, और जो टेरेन जहाँ पे आप लोग का प्रॉक्सी वॉर फाइट होंगे वो अगर अर्बन सेटिंग है, तो ये 2 लाख आदमी ना आपको अगले 5 साल तक आराम से इंगेज करके रख सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। क्योंकि कोई भी इन्वेडिंग आर्मी के लिए अर्बन वॉरफेयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कोई भी डिफेंडिंग आर्मी के लिए अर्बन वॉरफेयर इज़ व्हाट दे वुड वांट, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में एनिमी को ट्रैप किया जा सकता है। तो अर्बन वॉरफेयर में ऐसे भी अगर मेरे पास कम लोग हैं, मैं कम लोग लेके आपके पास ज़्यादा लोग अगर है उसको मैं ट्रैप करके उसको मैं मार सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन पूरा उल्टा हो गया। इन्वेडिंग आर्मी में 30,000, डिफेंडिंग आर्मी में 2 लाख, और साथ साथ में अर्बन सेटिंग का एडवांटेज, वो रहते हुए भी ये लोग कैसे मतलब भाग गए इतना जल्दी, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना यूनिफॉर्म चेंज करके भाग गए जैसे अफगानिस्तान में हुआ था। तो यही सोचते सोचते एलेक्स क्रेनर जो कि पहला आदमी है, जो कि पहला शख्स है जिसने बोला कि यार ये ट्रैप तो नहीं है, ये ट्रैप का एंगल जो उसने बोल दिया उन्होंने, तो ये एंगल काफ़ी पॉपुलर हो गया और कुछ ही घंटों में, और दुनिया भर के एनालिस्ट लोग इसको सुनकर 2 टीम्स में डिवाइड हो गए। एक टीम बोलने लगे कि दिस इज़ अ डिज़ास्टर, रशिया ने प्रॉब्ली डील किया है, यूक्रेन दे दो बदले में सीरिया ले लो, ऐसा कुछ डील किया है यूएसए के साथ। और दूसरा टीम बोलने लगे कि यार ये तो ट्रैप है, ये रशिया और ईरान का ट्रैप है यूएस को और नेटो को मिडिल ईस्ट में फंसाने के लिए, जैसे यूएसए ने यूएसएसआर को अफगानिस्तान में फंसाया था वैसा।
आपको तो याद है अफ़गानिस्तान, शायद पता है 1970s में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में ऐसा एक कंडीशन क्रिएट किया था, जैसे कि यूएसएसआर को मजबूरन वहाँ घुसना पड़ा और वहाँ बहुत बुरी तरह ह्यूमिलेट हुए, बहुत बुरी तरह पिट गए और फाइनली 80s में अफ़गानिस्तान छोड़ के सोवियत यूनियन को भागना भी पड़ा। तो बहुत लोग सोचने लग गए एलेक्स क्रेनर के बोलने के बाद कि यार ये वैसा ट्रैप है, तो ये रशिया का बदला हो सकता है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन इन दोनों के बीच में है, कहीं पे है। देखिए अफ़गानिस्तान, ये ट्रैप का आइडिया मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा मतलब ठीक ठाक नहीं लग रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर ने फिजिकली घुसा था, सीरिया में यूएस ने फिजिकली नहीं घुसा है। प्रॉक्सी वॉरियर, वो भी टर्की के प्रॉक्सी वॉरियर के थ्रू घुसा है, तो इसमें यूएसए का ट्रैप होने का कोई बात ही नहीं होता। दूसरी बात है कि हम ट्रैप सेट करते हैं जब हम एडवांटेजेस पोजीशन में है, हम डिसएडवांटेजेस पोजीशन में ट्रैप नहीं सेट कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं, एक वो जिसको बूबी ट्रैप बोलते हैं। मान लीजिए हमको कहीं से भागना पड़ रहा है, मैंने वो दरवाजे में एक बूबी ट्रैप कर दिया कि आप दरवाज़ा जब खोलोगे एक्सप्लोजन होंगे तो आपके 10 लोग मरेंगे, लेकिन वो उसको ट्रैप नहीं बोल सकते। आप अगर 100 आदमी लेके आए हो तो 10 लोग मर गए, तो आपके पास 90 आदमी है। अब दरवाज़ा से आप खुल के दरवाज़ा में आपका 10 आदमी का लॉस हुआ, आप 90 आदमी लेके घुस जाओगे, तो वो तो ट्रैप नहीं हो सकता है। ट्रैप तभी हो सकता है जब मैं एक को जानबूझ के फंसाऊंगा ऐसे कि वो उस दलदल में फंसी रह जाएगा, जैसे यूएसए ने यूएसएसआर को किया था अफगानिस्तान में। तो एक तो वो है। जहाँ तक फिजिकली घुसने का सवाल है, इस रीजन में इसराइल के सिवा किसी ने नहीं घुसा है फिजिकली, और इसराइल का जो एजेंडा है इस वक्त एकदम पिन पॉइंटेड है। लेबनान को अलग करना है ईरान से, तो बीच में सीरिया है, इसमें घुस के पूरा जो सीरिया का साउथ का टेरिटरी है जो कि लेबनान के साथ बॉर्डर करता है, उसको कैप्चर करो, और फ्यूचर में सीरिया में दमस्कस में जो भी बैठे वो इजराइल को अटैक ना कर पाए, इसीलिए जो सीरिया का प्रेजेंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको डिस्ट्रॉय करो। साउथ ऑफ सीरिया जो है, इजराइल के बगल वाला जो रीजन है, वो तो टेल अवीव के कंट्रोल में चला गया, और शायद फ्यूचर में डायरेक्टली टेल अवीव से ही कंट्रोल होंगे। तो बाकी कौन रह गया? टर्की रह गया, क्योंकि टर्की यहाँ पे एक है जो प्रॉक्सी गवर्नमेंट के थ्रू सीरिया को कंट्रोल करने का कोशिश कर सकते हैं। वो HTS जो है वो टर्की के प्रॉक्सीज है। तो टर्की का एक चांस है इस ट्रैप में फंसना, लेकिन टर्की का गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको लेके 2 मिनट बाद में बात करेंगे कि ये क्यों टर्की के लिए ट्रैप नहीं है। ये टर्की के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, इसको लेके हम बात करेंगे। जहाँ तक गोइंग बैक टू एलेक्स क्रेनर और उसका जो क्वेश्चन था, और उसके बाद जो बहुत सारे एनालिस्ट ने इसको लेके बोलने लगे, जहाँ तक यूएस का ट्रैप होने का सवाल है, टर्कीज के प्रॉक्सीज के साथ कल यूएस के प्रॉक्सीज का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें यूएस का कुछ खास लॉस नहीं होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सब के बीच में अगर यूएस ने कल को ईरान में रजीम चेंज कर दिया, जो मैं बहुत दिन से बोलते आ रहा हूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उधर रिजा शाह जूनियर बैठा है, उसको कहीं तरह किसी तरह ईरान में घुसा के अगर रजीम चेंज कर दिया, फिर ये जो ट्रैप वाला एजम्पशन है वो कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ट्रैप्ड होते हो तो आप कैसे इतना पावरफुल हो जाओगे कि उस रीजन में आप एक पूरा गवर्नमेंट को ही चेंज कर दोगे। आप समझ रहे हो एंगल? तो ये है क्या? दूसरी तरफ का एनालिस्ट जो बोल रहा है कि सीरिया ले लो, हमको यूक्रेन दे दो, तो मुझे नहीं लगता कि रशिया उस पोजीशन में है। ओके, ये सिर्फ ऐसा है कि रशिया और ईरान जो है वो अपना लॉस कट करके, कम करा के सीरिया को छोड़ दिया। शायद यूक्रेन है इस इक्वेशन में, आई एम नॉट श्योर कौन सा लॉसेस और क्या हो रहा था सीरिया में कि रशिया ने डिसाइड किया कि यार सीरिया इज़ नॉट वर्थ डिफेंडिंग। पहला बात जो है करप्शन। असाद के आर्मी बहुत करप्टेड हो गए थे। असाद के आर्मी के टॉप टायर्स जो थे वो यूएसए में बहुत दिखने लग गए थे पिछले कुछ साल से। जहाँ तक इज़राइल का अटैक था, इज़राइल जो हिजबुल्लाह के ऊपर, हिजबुल्लाह के फैक्ट्री लाइन के, सप्लाई लाइन के ऊपर जो स्ट्राइक चलाते थे सीरियन टेरिटरी में, ये सब इंटेलिजेंस फेलियर के वजह से हुआ। और इंटेलिजेंस अगर मिल भी गया तो देयर वाज दिस इनेबिलिटी टू एक्ट। इंटेल मिला लेकिन हम लोग वो इजराइल का अटैक को प्रिएम्प्ट नहीं कर पाए। इंटेल मिला, अटैक होते हुए हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम में वो विल नहीं है कि उसको जाके रोके या उसको जाके रेजिस्ट करे। तो ये एक प्रॉब्लम था जो ईरान के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। और असाद को बार बार बोला गया था कि यार ये जो तुम्हारा जो करप्ट टायर ऑफ आर्मी ब्रास है इसको हटाओ, लेकिन असाद इसको हटा नहीं पाए।
अब असद हटा नहीं पाए या हटाना नहीं चाहते थे, वो दूसरी बात है। असद का सेकंड जो इशू हुआ था वो ये हुआ था, इजराइल और हमास का जो वॉरफेयर चल रहा है, इसमें सीरिया ने सडनली हुती के साथ टाइज कट ऑफ कर दिया कि हम लोग के साथ हुती का कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसमें ना ईरान को गुस्सा हो गया, और इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, जिसको वेस्ट बोलते हैं एक्सिस ऑफ ईविल, इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में रशिया, ईरान जो भी है मिडल ईस्ट में, और सीरिया को भी अगर हम पकड़ते हैं तो सीरिया इज़ द वीकेस्ट एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में। लेकिन असद का एटीट्यूड थोड़ा बिगड़ने लगा था उस एक्सिस के हिसाब से। तीसरा जो इशू था वो था टर्की का इशू। देखिए, टर्की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है फॉर रशिया, कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज के दिन में टर्की का इंपॉर्टेंट दोनों को, नेटो को भी है, रशिया को भी है। टर्की इज़ इन अ वेरी एडवांटेजेस पोजीशन राइट नाउ। तो करप्शन छोड़ के भी रशिया और चाइना, ये दोनों ने बहुत बार ट्राई किया असद के साथ एर्दोगान का पैचअप करने के लिए, लेकिन असद वो अपना जिद पे अटक के बैठ गए कि टर्की के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे जब तक टर्किश ट्रूप्स, जो कि नॉर्थ वेस्ट सीरिया में थे, टर्किश कंट्रोल कुछ एरिया थे, जब तक टर्की का ट्रूप मेरे देश से बिल्कुल गायब नहीं हो जाएगा तब तक हम टर्की से नेगोशिएशन नहीं करेंगे। लेकिन असद को फ्रैंकली स्पीकिंग असद उस पोजीशन में था नहीं टर्म्स को डिक्टेट करने के लिए। तो इसमें रशिया और ईरान का बहुत सारा, और चाइना का भी बहुत सारा रिसोर्स खर्चा हुआ। तो हो सकता है ये सब बिहेवियर से शायद चाइना और ईरान को लगा, रशिया को लगा कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट, कि इतना यहाँ पे इन्वेस्ट करना, इतना बड़ा टेरिटरी सीरिया पे इन्वेस्ट करना, स्पेशली रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन में, ईरान फंसा हुआ है इसराइल के साथ, तो ये टेरिटरी डिफेंड करना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ये हो सकता है। आगे चलकर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है? मुझे नहीं लगता है सीरिया पहले जैसा एक कंट्री रहेगा। मैप चेंज हो जाएंगे, सदर्न पोर्शन चला गया इजराइल के कब्जे में, नॉर्थ ले लेंगे टर्की, रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड रहेंगे फिलहाल के लिए। सीरिया का जो ऑयल एंड गैस है, अगर वो पुराना वाला अमेरिकन जो ड्रीम था ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन, वो ट्रांस अरेबियन ना हो, वो सिर्फ अगर सीरियन पाइपलाइन भी बना देते हैं टर्किश रीजन से, तो सीरिया ऑयल एंड गैस मोस्ट प्रॉब्ली यूरोपियन यूनियन जाएंगे। इसमें ईयू का जो बेहाल हाल है अभी बिना रशियन गैस के, इसका एक सल्यूशन मिल जाएगा। ये ईयू के लिए बहुत अच्छा है, रशिया के लिए बहुत ख़राब है। ईयू को जब ऑयल एंड गैस मिलेंगे, वो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ आप मान के चलो वो टर्की के थ्रू पाइपलाइन ट्रांजिट होंगे, और पाइपलाइन अगर टर्की के थ्रू ट्रांजिट हुए, एक चांस है ग्रीस के थ्रू जाने का, लेकिन मुझे लगता है टर्की के थ्रू वो ट्रांजिट होंगे, टर्की और बॉल्कन्स के थ्रू वो ट्रांजिट होंगे, और अगर टर्की के थ्रू ट्रांजिट हुए तो टर्की का इन्फ्लुएंस ईयू में फिर से बढ़ जाएगा। एक तो टर्की का इन्फ्लुएंस है ही, क्योंकि मिडल ईस्ट का पूरा जो इमिग्रेशन है वो उसका टैप टर्की के पास है। टर्की कंट्रोल्स मिडल ईस्टर्न इमिग्रेशन इनटू यूरोप। तो ये इस्लामिज्म का जो ऑनस्लॉट, यूरोप जो डर रहा है, जो घबरा रहा है, यूरोप का एक सेक्शन, वो कंट्रोल है टर्की के कंट्रोल में। अभी ऑयल और गैस का कंट्रोल भी टर्की के कंट्रोल में आ रहा है। आप समझ रहे हो टर्की बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया है। मैं क्यों बोल रहा था? सो टर्की ये सब कंट्रोल करेंगे तो टर्की का यूरोपियन यूनियन के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाएंगे। इस इन्वेजन और इस HTS द्वारा ऑक्यूपेशन के थ्रू एक चीज़ होता है कि ईरान में रेजिम चेंज का चांसेस बढ़ गया है, और ईरान का ऐसे भी आज के दिन में बिना सीरिया का मिडल ईस्ट में ईरान का इन्फ्लुएंस लगभग ख़त्म हो गया है। कल को अगर रेजिम चेंज हो जाएगा और अगर कोई प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आ जाएंगे तो ईरान इज़ डन, ईरान इज़ गॉन। If Iran is gone, then that would weaken Russia and China का projection in the entire region. So these are normal deductions जो मेरे को लगता है। अभी आते हैं टर्की के बात करने के लिए। आई एम सॉरी, ये थोड़ा बड़ा हो गया ये प्रेजेंटेशन, लेकिन डिटेल में एनालिसिस करना बहुत अच्छी बात है। मैं आपको छोटा मोटा एक आधा न्यूज़ इधर से उधर से सुना सकता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो भी कोई सीरिया को समझने के लिए आ रहे हैं, उनको पूरा समझ में आना चाहिए कि ये पोजीशन में, अभी जिस पोजीशन में है, वो कहाँ से कहाँ जा सकता है और कौन किसको किसको फ़ायदा हो सकता है। एट द सेम टाइम आई अपोलोजाइज वंस अगेन, स्कूल शुरू हो गया तो आपको साइड से कुछ डिस्टर्बेंसेस, कुछ साउंड सुनाई दे रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। इस होल गेम में द बिगेस्ट गेनर इज़ टर्की। टर्की के यूरोप, अगर ऑयल पाइपलाइन आया तो गैस कंट्रोल, ऑयल और गैस का कंट्रोल रहेगा। इस्लामिक इमिग्रेशन कंट्रोल तो है ही। सीरियन एलिट जो 2011 टू 2016 के सीरियन वॉर के टाइम में बहुत एलिट टर्की को माइग्रेट कर गए, अगेन वो टर्की को माइग्रेट करेंगे। आजकल के दिन का जो एलिट है वो टर्की में जाएंगे।
और टर्की में जाके, एंड दिस एलिट इज़ अ रियल प्रोडक्टिव एलिट, दे वुड ऐड वैल्यू टू टर्कीज वेल्थ। टर्की ने हाल ही में आर्मेनियन वॉर के बाद रशिया को एक ट्रेड कॉरिडोर प्रोवाइड किया है थ्रू अजरबैजान। रशिया अजरबैजान के थ्रू ईरान, और ईरान अजरबैजान के थ्रू रशिया को एक्सेस कर सकता है थ्रू अ ट्रेड कॉरिडोर। और ये अजरबैजान ने दिया है, यूएस ने मना किया था, तो उस ऑर्डर को डिफाई करके अजरबैजान ने ये ट्रेड कॉरिडोर दिया है। और ये सिर्फ टर्की के रहते हुए सिर्फ टर्की ने फैसिलिटेट कराया, इसीलिए रशिया और ईरान को एक दूसरे के साथ ट्रेड कॉरिडोर मिला। इसका मतलब ये है कि टर्की का कॉकेशस में, कॉकेशियन रीजन में इन्फ्लुएंस हैज इंक्रीज्ड। दिस इज अ बिग थिंग। आई मीन, आप समझ सकते हो, एक कोई कंट्री, एक दूसरा कंट्री जो कि यूएस का स्वॉन एनिमी है, दो कंट्रीज ईरान और रशिया, उसको एक ट्रेड कॉरिडोर दे रहे हैं, यूएस मना कर रहा है, और फिर भी ये इसने दे दिया, यूएस कुछ नहीं कर पाए। और कुछ नहीं क्यों कर पाए? क्योंकि बगल में टर्की है। सो कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दैट टर्की एज अ रीजनल पावर नाउ हैज इन द कॉकेशियन रीजन? दैट्स द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, नाउ टर्की सीरिया में भी कर्ड्स जो है ना, जो मैंने पहले बोला था कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कर्डिश जोन है, इस कर्डिश जोन को, क्योंकि टर्की के साथ कर्डिश का प्रॉब्लम है, तो इस कर्डिश जोन को टर्की का एयरफोर्स रेगुलर बॉम्बिंग करते हैं, इस कर्डिश फोर्सेस को। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का बैकिंग है, लेकिन टर्की इसको भी डिफाई करके जब उसको मन चाहे वो बॉम्बिंग करते हैं। इससे ये समझ में आ जा रहा है कि सीरिया में यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिका को टर्की का ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन टर्की को यूनाइटेड स्टेट्स का उतना ज़रूरत नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। HTS जो है ना, HTS ने सीरिया में घुस के असाद के आर्मी, असाद का जो फोर्सेस था, ये सबको भगाया है। HTS ने ना तो हिजबुल्ला के साथ डायरेक्टली एंगेज किया है, HTS ने ना ईरान के साथ डायरेक्टली एंगेज किया है, HTS ने ना रशिया के साथ डायरेक्टली एंगेज किया है। इनफैक्ट ट्विटर में वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा कि रशियन बेस छोड़ के रशियन गाड़ी सब जा रहा है बॉर्डर क्रॉस करके, दे आर ऑल लीविंग। HTS फाइटर्स रोड साइड में स्टैंडिंग, एक जगह पे खड़ा है, अल्लाह अकबर बोले जा रहा है, लेकिन नोबडी इज एंगेजिंग। ना वो गोली चला रहा है, ना वो कुछ कर रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा है। सो बहुतों का ऐसा भी सोच है कि तारतूस में जो रशिया का बेस है उसको रहने देंगे HTS। तो ये गेम जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि HTS इज कंट्रोल्ड बाय टर्की। तो ये भी हो सकता है कि टर्की ने बता दिया है उसको कि तुमको जो करना है असाद के साथ, असाद के आर्मी के साथ, असाद के एसेट के साथ, ये सब के साथ करो, लेकिन रशिया को टच मत करना। कल को अगर तारतूस में रशिया अपना बेस मेंटेन करता है तो ये बात तो एकदम क्लियर हो जाएगा, और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या आता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये आ रहा है, क्योंकि हम लोग टर्की के बात कर रहे थे, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये आ रहा है कि कॉकेशस के बाद अब सीरिया में भी टर्किश इन्फ्लुएंस जोन होंगे, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आप ये बात मार्क करके रखिए कि टर्की का नेक्स्ट टारगेट वुड बी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो ग्रेटर तुर्किस्तान बोलते हैं। टर्की का बहुत पहले, इनफैक्ट मैंने एक आज से 2-3 साल 4 साल पहले शायद एक आर्टिकल लिखा था, एक ऐसे लिखा था, 2 पार्ट ऐसे लिखा था फर्स्ट पोस्ट में, टर्की का रीजनल एम्बिशन को लेके। उससे पॉइंट्स बना के मैं बाद में कभी एक प्रेजेंटेशन कर दूंगा। टर्की एक तरह से EU को इन्फ्लुएंस करे जा रहा है। ऑयल एंड गैस बाद में ये यूरोपियन यूनियन में इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इस्लामिस्ट इमिग्रेशन कंट्रोल करता है। और बाय द वे टर्किश पॉलिटिकल पार्टी भी है यूरोपियन यूनियन में, जो इलेक्शंस लड़ते हैं। सीट नहीं मिलता है वो दूसरी बात है, लेकिन वहाँ पे टर्की का पॉलिटिकल प्रेजेंस भी है। यूरोपियन यूनियन में टर्की का थोड़ा बहुत कंट्रोल है, कॉकेशस में टर्की का अच्छा खासा कंट्रोल है। अगर सीरिया में टर्की ने अपना कंट्रोल जमा लिया तो मिडिल ईस्ट में टर्की बन जा रहा है एक मेजर प्लेयर, और साथ साथ में वो फिर फोकस करेंगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, तो टर्की का इन्फ्लुएंस जोन टर्की बढ़ा ले रहा है। सो टर्की स्टार इज ऑन द राइज। देयर इज नथिंग दैट US और रशिया और चाइना कैन डू एट द प्रेजेंट मोमेंट। हाँ, क्या कर सकते हैं? क्योंकि टर्की इज ऑन द राइज, उसको अपना एडवांटेज पे लेके जितना अपना काम निकलवाना है निकल सकते हैं। और टर्की का जहाँ तक सवाल है, आज ये हो रहा है क्योंकि आज मान लीजिए टर्की का जो हेड ऑफ स्टेट है एर्दोगान है, उनको एक ऑटोमन ड्रीम के जैसा, उनको एक पुराना ऑटोमन किंगडम के जैसा एक एम्पायर या एक इन्फ्लुएंस जोन चाहिए।
ये हम बोल सकते हैं कि एर्दोगान चले जाने के बाद तो दूसरा कोई आएगा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हो भी तो सकता है ना। ये पावर एक ऐसा चीज़ है कि अगर किसी ने बना के गया और मुझे वेस्ट ने बिठा दिया, चलो मान लेते हैं कि एर्दोगान को एक कू किया, वेस्ट के लिए बहुत वो महंगा साबित हो रहा था, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने एक कुछ किया, जैसे वो 2016 में एक कू करने का कोशिश किया था, करके एर्दोगान को भगा दिया और किसी वेस्टर्न पपेट को बिठा दिया टर्की में। कल को वो तो पलट भी जा सकता है ना। अगर देखते हैं कि मेरे पास सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस जोन है, मेरे पास कॉकेशियन इन्फ्लुएंस जोन है, मेरे पास मिडिल ईस्ट का इन्फ्लुएंस जोन है, मेरे पास यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस जोन है, मैं क्यों सुनूं यूएस का बात? आई एम बिग इनफ ऑफ पावर एज फार एज प्रोजेक्शन इज कंसर्न बाय माई सेल्फ। मैं उसको कंसोलिडेट क्यों ना करूं? तो टर्की का मन में ये ख्वाहिश हो सकता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ रीजनल प्लेयर। और यूएस का जहां तक सवाल है, जो आज इंडिया के साथ हो रहा है, इंडिया हैज़ रियलाइज, न्यू दिल्ली हैज़ रियलाइज कि भाई वी आर एन इकोनॉमिक पावर हाउस, अपने पास सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन कुछ है, अपने पास हार्ड पावर प्रोजेक्शन कुछ है, वी आर वन ऑफ द बिग कंट्रीज इस रीजन में, आसपास में छोटा मोटा कंट्रीज है जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो अगर मैं अपना रीजनल इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर सकता हूं तो मैं क्यों ना करूं? इसी में यूएस का प्रॉब्लम है कि यूएस कभी नहीं चाहेगा कि अगर आप उसके अलाई हो तो आप रीजन में कुछ भी किस्म का इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट करो, क्योंकि आप रीजन में इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट करोगे तो आप बड़े हो जाओगे, आप बड़े हो जाओगे तो आप कल को यूएस को चैलेंज करोगे। यही है यूएस का प्रॉब्लम। तो टर्की को लेके भी ये हो सकता है बाद में, लेकिन इट इज़ टू अर्ली। बट हाँ, आज के दिन में जहाँ तक ये सीरिया का केओस का सवाल है, इसमें एक बिगेस्ट गेनर है टर्की। फाइनली जल्दी जल्दी आते हैं इंडिया पे। इफ़ देयर इज़ अ रेजिम चेंज इन ईरान तो आईएनएस सिटीज़ कॉरिडोर तो ख़त्म हो गया। सीरिया में जो हाल है उसको लेके बहुत सारे खुशी हो रहा है इंडिया में, मुझे पढ़ने को मिल रहा है कि भाई यूजुअल घिसा पिटा, असाद वाज अ टायरेंट, असाद वाज दिस, असाद वाज अच्छा हुआ चला गया, इजराइल का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, वाह 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 क्या बात है, इस्लामिक टेररिज्म खत्म हो जाएंगे। नो रीज़न टू बी हैप्पी, बिकॉज अगेन पुराना वाला मेरा वो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इज़ अ स्कैम, वो वाला वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। जो मिडल ईस्ट में रह जाएंगे अभी, वो सब टर्की के पसंद के और यूएस के पसंद के टेरर आउटफिट्स होंगे। जो अभी भगाया गया है वो यूएस के नापसंद टेरर आउटफिट्स थे जो कि ईरान के कैंप में थे। जो अभी रह जाएंगे वो सब यूएस के पसंद के टेरर आउटफिट्स रह जाएंगे। तो ये लोग के थ्रू, ये आउटफिट्स के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स या टर्की बोलिए, जहाँ चाहे वहाँ जाकर टेररिज्म और सेसेशनिस्ट मूवमेंट चालू कर सकते हैं। और कौन सा वो जगह में इस्लामिस्ट सेसेशनिस्ट मूवमेंट चालू हो सकता है एशिया में? रीजन सराउंडिंग इंडिया एंड चाइना स्पेशली खतरे में आ रहे हैं। ओके, 1950s में इस्लामिस्ट मूवमेंट, सलाफी वहाबी मूवमेंट को लीड करते थे सऊदी अरेबिया। अभी सऊदी अरेबिया, यूएई ये सब सीन में नहीं रहे, ये सब पीछे आ गए। अभी सीन में आ गया टर्की, पीछे में एक है कतर, लेकिन कतर का औकात ज़्यादा नहीं है, बात बोल रहे क्यों। तो टर्की आ गया और टर्की के लिए फुट सोल्जर्स, ये असीम मुनीर बोलिए या मोहम्मद यूनुस बोलिए, ऐसा आदमी है जो इसको फुट सोल्जर के हिसाब से काम कराएंगे। कतर का जहाँ तक सवाल है, कतर का प्रॉब्लम ये है कि कतर बहुत छोटा सा कंट्री है, तो कतर का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्शन अच्छा हो सकता है, लेकिन कतर का ज़रूरत आने, कतर का इकोनॉमी स्ट्रांग होने के बावजूद भी ज़रूरत पड़ने से उसका हार्ड पावर प्रोजेक्शन, उसका आर्मी नहीं हो सकता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर टेररिस्ट से अपना काम करते हो तो आप में वो गट्स होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने से आप भी बंदूक उठा के उसको गोली मार सकते हो। अगर आप में वो एटीट्यूड नहीं है, अगर आप में वो काबिलियत नहीं है, तो आप टेररिस्ट को कभी नहीं कंट्रोल कर पाओगे। ये एटीट्यूड कतर में नहीं है, क्योंकि कतर में मैन पावर नहीं है, तो कतर को हमेशा पीछे ही रहना पड़ेगा। ये एटीट्यूड किस में है? टर्की में है। ये एटीट्यूड पाकिस्तान में है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोलिए या जैश मोहम्मद बोलिए, किसी को भी बोलिए, उसको लेके अपना काम कराएंगे, साथ साथ में उसके बीवी बच्चे को हम घर में बंद करके उसको किडनैप करके रख देंगे कि काम नहीं किया तो इसको भी मारेंगे, तुमको भी मारेंगे। तो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। इंसिडेंटली मोहम्मद यूनुस इसी के कारण फेल हो जाएंगे, क्योंकि एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल बंगालीज, मैं खुद बंगाली हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बंगाली में यूजुअली एंड द काइंड ऑफ बंगाली दैट मोहम्मद यूनुस इज, उतना काबिलियत नहीं है कि यार वो जमात इस्लामी के टेररिस्ट को तुम कंट्रोल करोगे और वो अगर तुम्हारा बात नहीं सुने तो तुम उसको मार दोगे। यू नीड टू बी इन दैट काइंड ऑफ अ फ्रेम इन ऑर्डर टू कंट्रोल दोज ग्रुप्स, अदरवाइज आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे उसको। तो कतर का ये बात है जिसके कारण कतर जितना भी पैसा डाले, जितना भी अल जजीरा जैसा नेटवर्क टीवी निकाले,
कतर हमेशा पीछे रह जाएंगे। सामने टर्की, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये सब रहेंगे और ये सब ये यूनुस और असीम मुनीर जैसे टट्टू दे के काम कराएंगे। तो डियर व्यूअर्स, सीरिया अभी जो लग रहा है अभी एक टेस्टिंग ग्राउंड्स होंगे। टर्की का जो टेररिज्म और इस्लामिस्ट बेस्ड जो पावर प्रोजेक्शन है उसका लीडरशिप को परखने का जगह हो जाएगा अभी सीरिया। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो एक न्यू वेव ऑफ इस्लामिज्म वुड बी अनलिस्ड अपॉन द रेस्ट ऑफ एशिया, स्पेशली इंडो चाइना सराउंडिंग्स। और यूएस को बहुत बुरी तरह से टर्की का ज़रूरत है इसके लिए, in order to weaken India and China. If Turkey is suddenly the leading figure of control of Islamic activities in Middle East, तो यूएसए को टर्की का फिर से ज़रूरत पड़ेगा बहुत बुरी तरह से, क्योंकि चाइना और इंडिया को सबवर्ट करना है। तो आई कैन ओनली होप दैट बोथ इंडिया एंड चाइना आर रेडी फॉर इट, और एटलीस्ट आर गेटिंग रेडी फॉर इट। तो ये था मेरा अजम्पशन, ये है कहानी। आप अपने दोस्तों में, अपने नेटवर्क में, प्रोफेशनल नेटवर्क्स में, कलीग्स में, फैमिलीज़ में प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक आधा लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में ना आप मुझे बताइए आप कौन सा उस टॉपिक में पॉलिटिकल एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस चाहते हैं, तो उसमें हम कुछ एक प्रिपरेशन करने का कोशिश करेंगे आपके व्यूइंग के लिए। तो अब चलते हैं। जय गुरु जी एंड जय हिंद।